नमस्कार दोस्तों, मैं गीता पंत आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ उत्तर पाठशाला के इस YouTube चैनल पर, जहाँ पे हमने इससे पहले वीडियो पे चंद राजवंश को पूरा किया था और आज हम इस वीडियो पे हम पवार वंश को पूरा करेंगे। ठीक है, उस वीडियो पे बोला तो गोरखा राजवंश था, लेकिन गोरखा राजवंश से पहले पवार वंश को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मध्यकाल इतिहास की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे पवार और चंद ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट साम्राज्य या फिर साम्राज्य माने जाते हैं, तो फिर इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फिर और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारे इस चैनल पर लोग जुड़ सकें। कुछ चंद लाइनों से मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करना चाहूँगी। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर नहीं बनता और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। तो आइए इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे पवार वंश की। पवार वंश को ही पाल वंश या फिर परमार वंश भी कहा जाता है। ठीक है, तो फिर अगर हम बात करें मध्यकालीन उत्तराखंड की, तो यहाँ पे दो राजवंश बहुत इंपोर्टेंट हो जाते हैं। दो राजवंश कौन कौन से? उत्तर पूर्व में चंदवंश और पश्चिम उत्तराखंड में कौन सा? पवार वंश। ठीक है, तो फिर क्या पूर्वी उत्तराखंड में चंदवंश और पश्चिमी उत्तराखंड में पवार वंश आपका इंपोर्टेंट हो जाता है। ये एकमात्र ऐसे शक्तिशाली वंशज थे इसके, जिनके द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई। और इसके बाद जब ये शासन जाता है तो उसके बाद जो सत्ता होती है वो सब ब्रिटिशों के हाथ में आ जाती है, लेकिन उससे पहले का जो भी शक्तिशाली आप शासन या फिर साम्राज्य कह सकते हैं वो चंद और पवार ही है। ठीक है, तो ये उत्तर में पश्चिम पूर्व में तो आपका चंदवंश है और पश्चिम में कौन सा है? पवार वंश है। ठीक है, तो इनसे पहले जो शासन था वो कत्यूरियों का था। कत्यूरी एकमात्र उत्तराखंड का ऐसा शासक रहा एक जिसने साम्राज्य को एकत्रित किया, लेकिन इसके जो अयोग्य शासक आप कह सकते हैं उनके द्वारा या फिर विलासी राजाओं के द्वारा ये इस शासन के पतन का कारण बना। इस शासन के जो पतन का मेन कारण था वो विलासी राजा या फिर अयोग्य शासक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर देखिए अब संपूर्ण उत्तराखंड में उस टाइम पर कत्यूरियों का शासन था। उसके बाद जैसे जैसे कत्यूरियों के शासन का पतन होता गया तो इनके जो वंशज थे और इनके जो सामंत थे, इन्होंने क्या किया कि जो टूट रहा था इनका राज्य, उसमें छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये टूटा तो इन लोगों ने जगह जगह पर जाकर के क्या कर दिया, अपना एक साम्राज्य स्थापित किया और अपने अपने सबने गढ़ बना लिए। ठीक है, छोटे छोटे गढ़ बना लिए। तो अब हो क्या रहे, छोटे छोटे साम्राज्य बना लिए। ठीक है, तो अब हो क्या रहे कि कत्यूरी वंश का पतन हो रहा है और उसके बाद सामंत और वंशज अपने साम्राज्य को स्थापित कर रहे हैं और इसके साथ क्या हो रहा है, चंद और पवार वंश की भी स्थापना हो रही है। ठीक है, तो फिर उस टाइम पे जो ये गढ़ थे 52 गढ़ों में विभाजित हो गया था उत्तराखंड। तो अब हमें इन सब चीजों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है आपके ऐतिहासिक स्रोतों से। तो ये होते क्या है, जो ऐतिहासिक स्रोत होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, एक होते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में हम अगर हमें कोई मृदभांड मिलते हैं या फिर कोई बर्तन मिलते हैं, खुदाई में हमें कोई चीजें मिलती हैं या फिर आप कह सकते हैं आपको मुद्राएं मिलती हैं, मुहरें मिलती हैं, फिर कोई भवन मिलता है, तो आप कहेंगे कि क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। और बात आती है साहित्यिक स्रोत की, तो साहित्यिक स्रोत क्या होंगे? साहित्यिक स्रोत आपके जितने भी वेद हैं, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है और पुराण है, ये सब आपके किस में आएंगे? वेद में आएंगे। और इसके अलावा जैन लेखक और कह सकते हैं कि जैन और बौद्ध दो ग्रंथ आप कह सकते हैं। और इसके अलावा जीवनियाँ, किसी के द्वारा लिखा गया अपना यात्रा वृत्तांत या फिर किसी के द्वारा लिखी गई अपनी ऑटोबायोग्राफी, तो इन सब चीजों को कवर करता है। तो फिर साहित्यिक स्रोत में देखिए हमें पवार वंश के जो इतिहास स्रोत मिलता है वो हमें एक तो अभिलेखों से प्राप्त हो रहा है, दूसरा हमें साहित्य से प्राप्त हो रहा है, तीसरा हमें इनकी वंशावलियों से प्राप्त हो रहा है। तो आइए एक एक करके देखते हैं हम। देखिए अभिलेख में अगर आप बात करें तो पश्चिमी उत्तराखंड के देवप्रयाग, पौड़ी और श्रीनगर से हमें अभिलेख मिले हैं। ठीक है, और वहीं आप
तात्कालिक साहित्य की बात करते हैं तो फिर साहित्यिक ग्रंथों से हमें पता चलता है। ये साहित्यिक ग्रंथ यहाँ पे दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक तो आपके दरबारी कवियों के द्वारा जो लिखा गया है उनसे पता चलता है, दूसरा हमें मुस्लिम ग्रंथों से भी पवार वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो फिर जो दरबारी कवि हैं इनके द्वारा जो रचित है वो है मनुदय, गणराजवंश काव्य और रामायण काव्य, ये तीन दरबारी कवियों के द्वारा रचित है। और इसके अलावा जो मुस्लिम ग्रंथ है उसमें आपका आता है जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख बदायूनी और मुआसिरुल उमरा। ये किसमें आएंगे? आपके मुस्लिम ग्रंथ में, ठीक है। तो मुस्लिम ग्रंथ में आपके आ गए जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, तारीख बदायूनी और मुसाहिर उल उमरा, ठीक है। वंशावली की बात करें तो वंशावली हमें इतिहासकार हैं हाइविक, मौलाराम और ब्रिकेट विलियमसन, ठीक है। विलियम्स, इन तीन इतिहासकारों ने हमें इनकी वंशावलियां दी। और इसके अलावा अल्मोड़ा से भी वंशावली प्राप्त होती है, जो किसने करी थी? एटकिंस ने, ठीक है। इनके द्वारा भी अल्मोड़ा से वंशावली को प्राप्त किया गया था। अब देखिए वंशावली में अगर हाइविक, मौलाराम अगर किसी वंशावली को, पवार वंश के शासकों की वंशावली लाते हैं तो ये जो वंशावली होती है इन्हीं इतिहासकारों के नाम पर रख दी जाती है। जैसे मान लिया जाए कि हाइविक, मौलाराम मान लीजिए कोई वंशावली को लेके आते हैं तो वो उसका जो नाम बन जाएगा मौलाराम वंशावली मिल जाएगी, और जितने शासकों का हमने वर्णन किया उन शासकों के नाम उसके नीचे आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ब्रिकेट वंशावली हो जाएगी और ऐसे विलियम्स वंशावली हो जाएगी, ठीक है। तो समझ आया ना कि जैसे जो इतिहासकार जिस वंशावली की खोज करेगा उसके आगे, उसके नाम के आगे वंशावली लग जाएगी और उसके नीचे पे उसका क्या हो जाएगा, जो भी वंश है उसको लिख दिया जाएंगे, ठीक है। जैसे पवार वंश में इन्होंने किया तो नीचे इसके लिख दिया जाएगा। अब हम फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या देखा। अभी हमने देखा कि मध्यकालीन उत्तराखंड में दो राजवंश आ रहे हैं, एक पूर्वी उत्तराखंड में, एक पश्चिमी उत्तराखंड में। पूर्वी उत्तराखंड में आपका आ जाता है चंद और पश्चिमी उत्तराखंड में आ जाता है आपका पवार। उसके बाद जो संपूर्ण उत्तराखंड है उसमें कत्यूरी, जब उसका पतन होता है तो कत्यूरी और उसके जो वंशज है उनके सामंतों द्वारा छोटे छोटे साम्राज्यों की स्थापना कर दी जाती है। फिर हम बात करते हैं कि हमें पवारों की बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो हमें इतिहास स्रोत से मिलती है, जिसमें अभिलेख, साहित्य और वंशावलियां आ जाती हैं। अभिलेख में हमें देवप्रयाग, श्रीनगर और पौड़ी से हमें इनके अभिलेख मिले हैं। और अगर आप साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में उसके दरबारी कवियों ने भी लिखा था और मुस्लिम ग्रंथों से भी हमें उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वंशावली की बात करते हैं तो हाइविक, मौलाराम, ब्रिकेट और विलियम्स द्वारा और अल्मोड़ा से किसे मिला है? एटकिंसन को मिला है, ठीक है। वंशावली के बारे में इन्होंने हमें जानकारी दी है। फिर हम बात करते हैं पवार वंश परिचय की, ठीक है। पवार वंश का अगर हम परिचय देते हैं तो किस तरह से देते हैं? देखिए कत्यूरी का, इससे पहले शासन में कत्यूरी थे ना, तो कत्यूरियों का पतन हो रहा है, ठीक है। छोटे छोटे राज्य स्थापित हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? छोटे छोटे राज्य स्थापित हो रहे हैं, ठीक है। फिर छोटे छोटे राज्य गढ़ कहलाए। टोटल गढ़ उस टाइम पे कितने बन गए थे? 52, ठीक है। 52 गढ़ हो गए थे। इनमें एकता का अभाव था, छोटी छोटी बातों में लड़ते झगड़ते रहते थे। गढ़ का नाम चांदपुर था, जो चमोली जनपद में पड़ता है, ठीक है। चमोली जनपद में पड़ता है क्या? चांदपुर। यहाँ के राजा जो थे, ये जो राजा थे वो बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली थे, जिसके कारण से क्या होता है कि ये समस्त गढ़ अपने अधीन कर गढ़ स्थापित। अब देखिए महत्वाकांक्षी शक्तिशाली को पहले हम समझते हैं। किसी भी राजा का महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली होना एक साम्राज्य के लिए जरूरी भी होता है, ठीक है। क्यों जरूरी होता है? अगर कोई राजा महत्वाकांक्षी नहीं होगा तो वो क्या नहीं करेगा, कभी अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा। साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा तो फिर वो जितना उसके पास साम्राज्य है उसी को अपने आगे चलाएगा, ठीक है। जहां पे शासक महत्वाकांक्षी होगा वहां पे वो क्या करेगा? अपने साम्राज्य का विस्तार करता चलेगा। जैसे अगर आप बात करते हैं खिलजी की, ठीक है, तो खिलजी का जो प्रथम जिसने स्थापना की थी खिलजी वंश की, वो जो था वो थोड़ा वृद्ध हो चुका था, तो वो क्या करता है? वो हमेशा युद्ध से बचने की कोशिश करता है। और आप यही बात करें कि महत्वाकांक्षी राजा की, तो मैं इसमें आपको एग्जांपल देना चाहूंगी हैदर अली का। हैदर अली एक सैनिक था, सैनिक से उसकी महत्वाकांक्षी इतनी बड़ी कि वो राजा तक अपने पद को स्थापित कर पाया, ठीक है। तो फिर ऐसे ही यहाँ के राजा भी महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली थे,
किसके राजा थे? पवार वंश के, ठीक है। तो जिसके चलते उन्होंने क्या किया, गणों को, जो गण अलग अलग हो गए थे उनको एक साथ लेकर के आए, उन साम्राज्यों को एक साथ जोड़ा, गढ़ बनाया और एक शक्तिशाली जो गढ़ स्थापित किया इन्होंने, उसको क्या कहा गया? गढ़वाल कहा गया, ठीक है। इसी गढ़ को, इनमें क्या था, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे एक मत का अभाव है। एक मत कहने का मतलब है कि दरबारी कवि यहाँ पे कुछ और कहते हैं और परिवर्ती राजा जो है वो कुछ और कहते हैं। जैसे दरबारी कवि कहते हैं कि जो वंश था चंद वंश से संबंधित था, ठीक है। वही परिवर्ती राजा कहते हैं कि ये पवार वंश से संबंधित था। इनमें मतभेद है, ठीक है। तो विशेषकर अगर हम देखें तो सुदर्शन शाह, जिसका शासनकाल 1815 से लेकर के 59 तक चला था, तो इसके शासनकाल में हम देखते हैं कि ये पवार वंश के बारे में बताते हैं। तो अब जो पवार वंश की स्थापना थी ये 688 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 688 ईस्वी से लेकर के कहाँ तक चला था? अगस्त 1949 ईस्वी तक, ठीक है। ये शासन चला था। इसमें टोटल 60 राजा हुए थे, जिसमें से जो 36 पीढ़ी तक के राजा हैं उनके बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। ये क्या है? अज्ञात है। ये जानकारी हमें अज्ञात है। हमें 36 राजाओं तक ज्यादा कोई जानकारी नहीं पता है। बस हमें उनके नाम के बारे में पता है कि इन राजाओं द्वारा राज किया गया था। उसके अलावा हमें उनके बारे में ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। और आप देखेंगे कि 37वां जो राजा आएगा अजय पाल से आपको काफी सारी जानकारी देखने को मिलेगी, लेकिन इन 36 राजाओं तक हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पवार वंश के शासक की। उससे पहले एक बार फटाफट से दोबारा से परिचय देख लेते हैं। खत्तरी वंश का पतन होता है, स्वतंत्र छोटे राज्य स्थापित होते हैं गणों के रूप में। टोटल 52 गढ़ होते हैं, इन्हें एकत्रित करके आप किया जाता है। एक बड़े गढ़ की स्थापना की जाती है जो बाद में गढ़वाल कहलाया। और इनमें एक मत का अभाव है। दरबारी बोलते हैं, दरबारी जो कवि है वो बोलते हैं कि ये क्या है, वो बोलते हैं कि चंद्रवंश से संबंधित है, जबकि परिवर्ती राजा कहते हैं कि पवार वंश से संबंधित है, ठीक है। ये 688 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक चला था। इसमें टोटल 60 राजा होते हैं, जिसमें से 36 पीढ़ी तक के राजाओं के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। उनके नाम केवल हम ज्यादा उनके नामों के बारे में जानते हैं। और 37वें राजा अजयपाल से हमें कुछ कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पवार वंश के शासक की, ठीक है। तो पवार वंश की जो स्थापना है वो एक क्या है, विवादास्पद प्रश्न है। कैसे है? इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पवार वंश की जो स्थापना थी वो कनक पाल ने करी थी, कुछ कहते हैं भगवान पाल ने की थी और कुछ बोलते हैं भोना पाल ने की थी, ठीक है। तो ब्रैकेट और विलियम्स की जो वंशावली है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ये पवार वंश की स्थापना थी किसने करी थी? कनकपाल ने करी थी। लेकिन अगर अल्मोड़ा से प्राप्त वंशावली की बात करें तो उसके अनुसार जो पवार वंश था इसकी स्थापना किसने करी थी? भगवान पाल ने करी थी। और इसके अलावा अगर हम मौलाराम की वंशावली देखें तो इसके आधार पर जो पवार वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? भोना पाल या फिर धवन पाल ने की थी, ठीक है। तो इन्होंने ब्रैकेट जो कि इतिहासकार थे उनकी वंशावली को आधार बना करके कहा कि जो पवार वंश की नींव थी या फिर इस साम्राज्य की जो स्थापना थी वो किसने करी थी? कनकपाल ने करी थी, ठीक है। कनकपाल जो था वो कहाँ का था? गुजरात का था, ठीक है। अब गुजरात का था तो उत्तराखंड में कैसे आया, या फिर उत्तराखंड में ऐसा क्या काम पड़ गया जो कि वो गुजरात से उत्तराखंड आया? तो इसकी एक स्टोरी है। तो फिर देखिए उस टाइम पे जो चांदपुर गढ़ का राजा था वो कौन था? भानु प्रताप था, ठीक है। भानु प्रताप जो था वो क्या चाहता था? वो अपनी पुत्री के विवाह के लिए चिंतित था, तो उसे अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर की आवश्यकता थी, ठीक है। उसी टाइम पर क्या होता है कि जो एक कनकपाल होता है, कनकपाल गुजरात से अपने मित्रों के साथ यहाँ उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा पे आया हुआ होता है। तो कहा जाता है कि जो भानु प्रताप था, ये जो भानु प्रताप था इसके स्वप्न में स्वयं बद्रीनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि अभी मेरे जो दरबार में एक कुंवर आया है तीर्थ यात्रा के लिए, तो तुम यहाँ आओ
और उससे अपनी पुत्री का विवाह करा लो। तो फिर जब उसे स्वप्न होता है तो फिर वो जब कनकपाल और उसके मित्र आते हैं तो उससे पहले पूरे बद्रीनाथ की यात्रा करवाता है और उसके बाद कनकपाल के समक्ष अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। ये कुछ कहानी सोमचंद की जैसे सोमचंद के साथ भी अपनी पुत्री का विवाह कराया था, तो वैसे अभी यहाँ पे भी भानुप्रताप अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करा रहे हैं, कनकपाल के साथ करा रहे हैं। और उसके बाद वो क्या करता है कि अपने पूरे साम्राज्य को अपने जो युवा अभी उसका दामाद है उसे दे देता है और खुद अपना और अपनी बीवी, क्योंकि अब वो वृद्ध हो चुका है तो वो अपना और अपनी बीवी के साथ वो भी अपने तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं। और ठीक है, तो अब वो क्या करते हैं, अपनी कनकपाल अब नए राजवंश की स्थापना कर रहे हैं जो कि आएगा आपका पवार वंश। तो यहीं से इसकी स्थापना होती है और ऐसे ही पवार वंश अस्तित्व में आता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके आगे अजयपाल की, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो पे करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।